नमस्कार साथियों, चर्चा चौपाल पे कार्यक्रम में मैं सुभाष सिंगाठिया। आज हमारे साथ वार्ता में शामिल है शहर के युवा पार्षद विजेंद्र स्वामी जी। आप 2 बार पार्षद रहे, प्रगतिशील विचारों के धनी और युवा राजनीतिज्ञ के साथ साथ बहुत अच्छे समाज सेवक हैं। शहर की हमारी बहुत सी समस्याएं हैं और जाहिर सी बात है कि एक पार्षद होता है वो नज़दीक होता है, उन समस्याओं के रूबरू रहता है, जनता के बीच रहता है, तो वाकिफ़ होते हैं उन चीज़ों से। विजेंद्र जी, आपका स्वागत है कार्यक्रम में। धन्यवाद सुभाष जी, आपके कार्यक्रम में आने की बहुत दिनों से इच्छा थी, आज इच्छा पूरी हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। विजेंद्र जी, आप 2 योजनाओं में पार्षद रहे हो और दोनों में अलग अलग वार्ड से रहे हो और दोनों में जो कांग्रेस और बीजेपी उनको हरा के आप निर्दलीय रूप में पार्षद जीते जी। अभी जिस वार्ड में आप 52 नंबर से पार्षद हो जी, उसमें कुछ योजनाएं होंगी। पहले आपने जब चुनाव में उतरे थे तब लोगों से वायदे किए होंगे, जी। कुछ वार्ड के बड़े काम होंगे, तो आपको क्या लगता है इन 5 सालों में कहाँ तक सफल रहे आप? जहाँ तक सवाल है, इस बार के कार्यकाल का 2019 में मैं पार्षद बना। पार्षद बनने के बाद ही हिंदुस्तान में एक महामारी का दौर चालू हुआ, कोरोना का, और हम लोग जिस मैनिफेस्टो के साथ चले थे, आप जैसे साथियों ने एक मैनिफेस्टो बनाया था जिसमें हमने 10-12 चीज़ें वार्ड वासियों के लिए रखी थी। तो एक रुकावट पहले कदम पे आई, लेकिन जैसे ही कोरोना से हम जूझ करके आगे बढ़े, हमने बहुत ही अच्छे तरीके से नगर परिषद में अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हुए कार्यक्रम अच्छे रख करके और अपने जो बजट है उस बजट का सदुपयोग करते हुए बहुत से कार्य किए हैं और लगभग मैनिफेस्टो के 90% काम मैं करके ही इस कार्यकाल को पूरा किया। वार्डवासी संतुष्ट है उन कामों से आपके? वार्डवासी संतुष्ट हैं और वार्डवासियों ने मुझे पूरा विश्वास दिलाते हुए बार बार मुझसे पूछते हैं अब चुनाव कब होगा। क्या बात है। आपने जो काम किए वार्ड में, जाहिर सी बात है कि 2 ध्रुवीय सत्ता रहती है देश में, कांग्रेस और भाजपा को लेके, और आप दोनों के साथ ही नहीं थे। लेकिन जो यहाँ का सभापति रहता है वो जाहिर सी बात है किसी न किसी दल के साथ होता है तभी बना जाता है, निर्दलीय तो संभव हो ही नहीं रहा। तो आपको नगर परिषद की तरफ से कोई मतलब सहयोग का मामला रहता है, वो ज़्यादा क्या रहा? जाहिर सी बात है जब आपने काम ज़्यादा किया तो सहयोग तो रहा ही होगा। जी जी। उसकी क्या वजह रहती है? वजह इसमें देखिए क्या होता है कि कई बार एक ही पार्टी के अलग अलग ग्रुप के व्यक्ति विशेष चुनावों में जीत करके चेयरमैन और एमएलए बन जाते हैं। हमारे शहर की विडंबना रही कि सभापति करुणा अशोक चांडक सभापति होकर के भी निर्दलीय सभापति रही। उनका कार्यकाल बहुत अच्छा रहा, लेकिन समय समय पे जब भी किसी बड़े बजट की आवश्यकता पड़ती थी तो सरकार उनको सहयोग नहीं करती थी। वे एक अलग ग्रुप से संबंधित थे, इसलिए उनके साथ दुर्व्यवहार हुआ बजट के मामले ये में। बिल्कुल मैंने नज़दीक से देखा है। बजट के मामले में बिल्कुल। तो इसका मतलब शहर के विकास रुके? बिल्कुल रुके साहब। ऑल ओवर वार्ड को अगर देखें तो बिल्कुल रुके साहब। कोरोना काल में अशोक जी एक इतनी बड़ी शख्सियत होते हुए भी कोरोना काल में शहर के लोगों को उन्होंने अपने पर्सनल जो एक उनका एक बजट है उस बजट से अपनी एक चैरिटेबल ट्रस्ट चलाते हैं, शहर की सेवा की उन्होंने। और जो बजट नगर परिषद का होता है उस बजट को नगर परिषद के जो कर्मचारी हैं उनको साथ रखते हुए एक टीम बनाई और बहुत ही शानदार काम किया। और आज तक के इतिहास में जो करुणा अशोक चांडक के कार्यकाल में नाले साफ हुए, बड़े बड़े नाले जिनके अंदर आदमी चल सकता है और हाथ ऊपर करे तो भी वो नाला छोटा पड़ जाता है। इतने गहरे हैं, इतने गहरे नालों की सफाई करते हुए स्वयं मतलब साइड पे बैठते थे और बहुत काम किया। शहर के हित की बात करें तो करुणा अशोक चांडक ने बहुत ही शानदार काम किया अपने काल में, अपने काल में। और सबसे बड़ी बात, जहाँ तक भेदभाव की बात है, उन्होंने ऐसा कुछ अपने दिमाग में ऐसी बात नहीं रखी। अगर उनके पास कोई पार्षद साथी गया, चाहे वो भाजपा से संबंधित है, देखिए शहर में भाजपा के वार्डों में बहुत शानदार काम हुए हैं। और मैं आपको बता दूं कि ऐसे ऐसे लोग जो
मंच पर उनकी आलोचना करते थे, उनके वार्ड में भी बिल्कुल उसी तरीके से काम होते थे। उन्होंने एक चीज़ बना रखी थी भी, अगर 35 लाख रुपए का किसी वार्ड में टेंडर लगाया तो वो 65 के 65 वार्डों में 35-35 लाख के टेंडर लगाते थे। बहुत अच्छे। वो किसी भी तरीके से किसी दुर्भावना के शिकार नहीं थे। अच्छा काम उन्होंने अपने कार्यकाल में किया। मेरे ख्याल से गंगनर का जो नगर परिषद थी, जो वजूद में थी, तब एक समय तक कांग्रेस राजस्थान में सत्ता में रही, बाद में भाजपा आ गई। क्या उस चीज़ का भी फर्क पड़ता है शहर के बजट पे? जैसे ही भाजपा ने अपनी जीत दर्ज की, कर्नल अशोक चांडक ने नैतिकता के नाते, चूंकि वह यहाँ से चुनाव भी लड़ी निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में, तो उन्होंने अपने पद से, सभापति पद से भी इस्तीफा दे दिया। उनको पता था कि जैसे ही सरकार बदलेगी उनको सहयोग की उम्मीद नहीं थी। उस बात को लेकर के उन्होंने हमसे चर्चा की। हम सब ने कहा भी अब अगर आपका विचार है, हम तो आपके साथ हैं, अगर फिर भी आपका विचार है कि सरकार आपको सहयोग नहीं कर रही तो आप अपनी स्वेच्छा से जो निर्णय लेंगे हम आपके साथ हैं। और उन्होंने उस पद को छोड़ दिया। और इसका मतलब फर्क पड़ता है अगर? बिल्कुल पड़ता था। विजेंद्र जी, इस वक्त मैं बहुत बार साथियों में जब बैठता हूँ एक बात करता हूँ कि शहर का एक पॉइंट है मीरा चौक, जिसको खिंची चौक भी कहते थे पहले, वहाँ से लेके और चहल चौक जी, ये एक सड़क ऐसी है जो पिछले 7-8 साल में जब से बनी तब से एज इट इज़ वैसी की वैसी है। इस सड़क के अलावा शहर की किसी सड़क पे आप नज़र डाल लो, वहाँ मुझे नहीं लगता कोई 5 मिनट कोई आदमी सीधा चल सकता हो, जिग-जैग हुए बिना वो पार नहीं निकल सकता। क्या वजह है इसकी? इसका मुख्य कारण है जो हमारे शहर में डिपार्टमेंट हैं उनका आपस में सामंजस्य नहीं होना। जैसे PWD सड़क बना रही थी, ये सड़क PWD द्वारा बनाई गई, और इस सड़क से पहले L&T वालों को कह दिया गया कि आप इसमें अपनी सीवरेज डाल दीजिए। एक L&T अलग से प्रश्न है फिर मेरा। हाँ, बताइए पहले आप। तो PHD को बोल दिया गया भी आप भी अपना काम कर दीजिए। और नगर परिषद को भी कह दिया गया भी आपका नाले से संबंधित अगर यहाँ पे कोई काम है तो आप उस काम को सुचारू रूप से कर दीजिए, या कोई वायरिंग अंडरग्राउंड है, जो स्टैंड पोल है हमारे, जो पोल्स जो बनाए हुए हैं बीच में लाइट्स के लिए, अगर कोई ये अंडरग्राउंड है तो उसको भी आप अपने तरीके से सही कर दीजिए। तो एक आदर्श रोड बन गई अपने शहर की। आप जो बात कर रहे हो मैं सहमत हूँ। इस रोड के ऊपर दोबारा किसी ने गैंती तक नहीं चलाई, कोई फावड़ी तक नहीं चलाई, आज एज इट इज पड़ी है। ऐसा अगर हो सकता है, पूरे शहर में भी ऐसा हो सकता है, अगर हमारे बड़े जनप्रतिनिधि जिनकी की सभी डिपार्टमेंटों में एक अपने रूप से पहचान है या उन पे कमांड है, तो वे सभी डिपार्टमेंट्स के जो AN है, JN है, SC हैं, उनसे एक मीटिंग करके अगर सड़क को उस रूप में बनाएं तो हमारी सड़क, मैं आपके साथ दावे के साथ कह सकता हूं कि 20-25 साल जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि अब तो अगर सही रूप में नजर आए, शहर में कोई ऐसी सड़क है ही नहीं जो कोई दावा कर दे कि ये ठीक है। बिल्कुल सही बात है आपकी, है ना? बिल्कुल। और समय समय पे UIT और नगर परिषद ने बजट भी दिया, लेकिन वो बजट क्या काम का, जब आपके शहर की पानी की निकासी सबसे बड़ी समस्या है, उस पे विचार नहीं होना और उसकी निकासी के लिए कोई प्रारूप तैयार नहीं होना, तो उसके कारण अगर BT रोड बनी है तो भी पानी रुकने से वह टूट जाएगी, और अगर वह CC रोड बनी हुई है और अंदर पानी मार कर गया तो वह सबसे ज़्यादा खतरनाक साबित होता है। जो आपने अखबार पढ़े होंगे, L&T द्वारा जो सड़कें तोड़ी गई थी, उन सड़कों का पुनर्निर्माण हुआ तो कहीं ना कहीं से पानी ने मार की, और बहुत 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 नुकसान, कच्ची बस्तियों के मकानों को तो बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। हाँ, L&T ने तो एक्चुअल में सड़कों को खोद के रख दिया, ये तो तय है। बिल्कुल। 2000 मेरे ख्याल से 13-14 से वो सड़कें खोद रही हैं और खोद के आगे निकल जाती है, उसके बाद में फिर कोई उसका वो नहीं होता। अगर दोबारा रिपेयर भी की जाती है तो वो जो पहले जो एक थिकनेस है रोड के अंदर वो नहीं आती। एक्चुअल इसमें हमारी साथ सबसे बड़ी समस्या ये हुई कि बड़े जनप्रतिनिधि थे जो थे, हम उनके पास इन समस्याओं को लेकर जाते थे तो वे हमारे सामने कलेक्टर साहब को बोल तो देते थे, लेकिन L&T के जो ठेकेदार हैं, बहुत बड़े ठेकेदार हैं, वो आगे सबलेट करते हैं, एक चैन बनती है और हमें इतने नंबर मिल जाते हैं कि हमें उस आदमी तक पहुंचने में लगभग 10 दिन लग जाते हैं, तब तक वो सड़क तैयार हो जाती है। और सड़क तैयार होने में भी हमने जो गुणवत्ता की बात होती है, उस गुणवत्ता की बात के लिए भी हमने लड़ाइयाँ लड़ी। बहुत से पार्षद साथी हैं, हम इकट्ठा होकर के यहाँ के जो L&T के अधिकारी थे, RUIDP के अधिकारी थे, उनसे मिलते थे हम, और समय उनसे पूछते थे भी आपकी गुणवत्ता का जी शेड्यूल क्या है। उस जी शेड्यूल के अकॉर्डिंग आज भी अगर सड़कों को उखाड़ के देखो तो सड़क नहीं बनी। हाँ, तो हाल ये भी है कि पिछले दिनों जब राज्यपाल आए थे शहर के अंदर,
जी। तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल के आगे की जो रोड है उस रोड पे रातों रात काम हुआ और वो आके वापस गए नहीं, उससे पहले पूरी सड़क वापस पसर गई, बिखर गई थी। बिल्कुल। उसका भी एक कारण ये पूरी होता है बिखर गई थी कि बीटी रोड अगर जो बन रही है, जिसमें अपने तारकोल का इस्तेमाल करते हैं, तारकोल का इस्तेमाल करने वाली जो रोड है, अगर उसकी गुणवत्ता में हल्की सी भी कमी रह गई तो वो पापड़ बन जाती है। उसको आप उस सड़क को हाथ से उठा सकते हो, पूरी की पूरी सड़क उठ जाती है वो हाथ से। और अगर तारकोल की जगह आपने तारकोल इस्तेमाल नहीं किया और काला तेल इस्तेमाल कर लिया तो वो पसर जाती है, बिखर जाती है। वो वैसा आपको वहाँ देखने को मिला है। तो तारकोल वहाँ की गुणवत्ता मुख्य बात है। अभी मेन रोड है और एक बहुत बड़े पद पर रहते हुए किसी आदमी का जब यहाँ आगमन होता है तो उसके स्वागत के लिए जो रोड बन रही है उसमें गुणवत्ता नहीं है, तो आप अंदाजा लगा लो भी शहर की सड़कों का क्या हाल हो। विजेंद्र जी, आप लंबे समय तक आपने नगर परिषद की राजनीति की है। सड़कों का मामला शहर का जी बहुत खराब है। बारिश अगर थोड़ी सी भी आ जाती है बिल्कुल, तो अपने आप में जो पॉश एरिया कहता है, भले वो जवाहर नगर हो, भले वो अगरसे नगर हो, भले वो ब्लॉक एरिया हो, जी जी गवर्नर की 3 ऐसी कॉलोनी है, थोड़ी सी बारिश होने के बाद में कोई आदमी अपने घर से बाहर नहीं निकल सकते और वो स्थिति कम से कम 10-12 घंटे तक बनी रहती है। आम आदमी को क्या चाहिए? सड़कें अच्छी, पानी की व्यवस्था अच्छी और स्वास्थ्य। जी ये 3 चीज़ अगर एक आम आदमी को मिलती है तो उसको लगता है मेरा जीवन ठीक चल रहा है, वो अपनी रोजी रोटी जैसे भी कमाता है। क्या कारण अभी शहर के अंदर तो पानी का जमावड़ा हो जाना, ये मतलब ये रोजना कंटिन्यू चल रही है। मुझे पिछले, भले वो भाजपा की सरकार आई, भले कांग्रेस की सरकार आई या कोई सरकार आई, यहाँ पार्षद भले वो निर्दलीय रहे, तो यूआईटी है एक बॉडी है, नगर परिषद एक दूसरी बॉडी है, उसके अलावा जो आप कह रहे हो जो जइए नहीं तमाम लोग होते हैं, जिला प्रशासन है, इनके बीच में कभी आज तक कोई ऐसी मीटिंग हुई नहीं कि शहर वासियों को इन चीज़ों से निजात दिलाई जाए। बिल्कुल मीटिंग होती है, बजट होता है साहब। सफाई का सबसे बड़ा बजट नगर परिषद के पास होता है, सफाई का। और मेरा मानना है कि सभापति सफाई में ही उलझ करके रह जाता है, लेकिन रिजल्ट फिर भी जीरो है। हम लोग यूआईटी के अधिकारियों से मिलते हैं, हमने प्रैक्टिकली आपको बता दूं, अब भी अपने चलें साथ तो आपको वो चीज़ दिखा सकता हूं मैं आपको। शिव चौक से लेके ऑर्बिट पैलेस तक अगर आप नाले के ऊपर पैदल चलना चाहो तो आप पैदल चल सकते हो। वो पानी की निकासी कहाँ से होगी जब वो वहाँ पे सारा का सारा डंप हुआ पड़ा है, वहाँ पे सफाई होती ही नहीं है। वो क्षेत्र यूआईटी का क्षेत्र है। यूआईटी से नगर परिषद का कभी भी कोऑर्डिनेशन सही रहा ही नहीं, जबकि इसमें से ज़रूरी है। बिल्कुल ये ज़रूरी है। ये दोनों संस्थाएं हैं, वो विकास करती हैं, विकास करके हैंडओवर नगर परिषद को करती है, लेकिन विकास की जो शुरुआत है वो नगर परिषद यूआईटी के द्वारा हुई। लेकिन यूआईटी आज अपने क्षेत्र के जो वार्ड्स हैं उस वार्ड में भी सफाई नहीं करवाती, वो भी नगर परिषद करवा रही है। पर नगर परिषद तो 65 वार्डों से जो पार्षद जाते हैं तो आम आदमी भी यही कहता है कि हम तो पार्षद को जानते हैं, लेकिन जब बात यूआईटी तक पहुंचती है, यूआईटी आज सर्वे सर्वा पिछले 2 कार्यकाल से मैं देख रहा हूं कि एमएलए सर्वे सर्वा है। विधायक महोदय अगर चाहें तो ये बहुत ही बढ़िया तरीके से इस चीज़ को दोनों का कोऑर्डिनेशन करके और ये निजात दिला सकते हैं। अब कोई शुरुआत हुई है, आपके जो महादेव इनक्लेव कॉलोनी के पीछे डिग्गियां बनाई गई हैं और इस नाले की सफाई की चर्चा चल रही है कि इस नाले को बड़े रूप से सफाई करके और वहाँ तक ले जाने की बात चल रही है। तो आगामी जो बारिश है वहाँ परिणाम क्या आते हैं देखने को तब मिलेगा। मतलब विधायक बहुत कुछ कर सकता है, चाहे तो ये विधायक दोनों संस्थाओं का मालिक है, मालिक कुछ भी कर सकते हैं। विधायक के मालिक होने के साथ साथ उनका खुद का भी बजट होता है। विधायक अपने बजट से भी पूरे विधानसभा क्षेत्र में कार्य करवा सकता है। तो इसमें एक सहारा लगता है कि भी दोनों संस्थाएं जो हमारी हैं वो भी आज विधायक के हाथ में ही हैं, आज भी विधायक के हाथ में ही हैं। तो विधायक के कहने पे ही काम अगर चल रहे हैं तो क्यों ना इस समस्या से निजात इसी वर्ष दिला दी जाए। प्रयास में है, विधायक महोदय ने 2-3 काम ऐसे किए भी हैं, जैसे कि उम्मीद है कि आगामी परिणाम अच्छे होंगे। मैं आपके बारे पे आता हूँ वापस घूम के। आपको क्या लगता है कि आपने अपने जो मैनिफेस्टो के अंदर जो वायदे करे थे लोगों से, जी, कोई बड़ा काम ऐसा हो जो रह गया हो? आपको लगता है कि समय की, जैसे कोरोना आया तो उसने बहुत डिस्टर्ब किया, कोई एक बड़ा काम आप चाहते थे कि मुझे ये काम तो करना ही करना है और वो रह गया हो? मेरे खुद की इच्छा थी कि हाउसिंग बोर्ड जो राजस्थान आवासन मंडल का एक हिस्सा जवाहर नगर स्कीम के नाम से श्री गंगानगर में स्थित है, वो एक नक्शे के रूप में
वहाँ पर जहाँ अपने हाउसिंग बोर्ड की शुरुआत होती है, एक बहुत बड़ा नक्शा वहाँ लगाया जाए और उसमें इंगित किया जाए कि भाई ये मकान संख्या वहाँ, क्योंकि बहुत से मकानों पे नंबर नहीं लिखे हुए हैं, ये बहुत बड़ी समस्या है। और हमारे जो हाउसिंग बोर्ड है वो एक जैसे ही बसा हुआ है, तो आने जाने वालों को बहुत ज़्यादा समस्या होती है। ये मेरे एक विजन था कि मैं सब मकानों के ऊपर गोल एक नंबर प्लेट बना करके लगाने का, वो मेरा एक रह गया है काम। और भविष्य की मेरी योजना भी है कि अगर मतलब गलियों में जो इंडिकेशन बोर्ड है, इंडिकेशन बोर्ड्स, हमारी जो छोटी गलियां हैं, हम चाहते हैं कि मकानों के ऊपर ही गोल नंबर बना करके उस मकान का नंबर राजस्थान आवासन मंडल चारों तरफ लिख करके बीच में उसका नंबर हो। ये बहुत ही मतलब मेरी एक दिली इच्छा थी कि ऐसा होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। और जो बड़ा बोर्ड है वह हाउसिंग बोर्ड की शुरुआत में चौक के ऊपर ही लग जाए, ये 3 सेक्टर है, इन 3 सेक्टर्स के ये ऐसे। अब कई बार ऐसी समस्या आती है, भी 1 नंबर सेक्टर लोग पहले नंबर पे समझ लेते हैं, जो जिंदल हॉस्पिटल के सामने वाला है, जबकि वो 3 नंबर सेक्टर है। लोग वहीं से उसको गिनना शुरू कर देते हैं, तो बहुत ज़्यादा समस्या आती है, फिर वो गुम जाता है आदमी, भूल जाता है। और जो पार्कों की संख्या है वह भी एक जैसी है, और उनके जो प्रारूप है वो भी एक जैसा है। हर वार्ड में। हाँ जी, तो वो बड़ी समस्या आ रही है। उस समस्या से निजात दिलाने के लिए मेरा प्रयास रहेगा कि आगामी जब भी मुझे सेवा का मौका मिलेगा, मैं पहला काम, वो जो अंतिम काम था मेरा, मैंने लास्ट उसको सोचा हुआ था। अगर कोरोना नहीं होता तो हम एक बजट ला करके उसको कर सकते थे, लेकिन अब भविष्य की मेरी योजना है कि उसमें करूँगा। विजेंद्र जी, चुनाव हुए और कार्यकाल जैसे पूरा हुआ जी, तो देश में लोकतंत्र है और हर निकाय में चुनाव जरूरी है, सिस्टम बना हुआ है, लेकिन सरकारों ने उन चुनावों को रोक दिया जी, और उससे भी विकास पे फर्क पड़ता ही पड़ता है। क्योंकि प्रशासक नाम की चीज़ जो सबको पता है कि इस तरह की जो बॉडी होती है उनको ज़्यादा कोई लेन देना नहीं होता शहर से, है ना। तो इसके पीछे क्या राजनीति है? सरकार को क्या लगा, क्यों रोक दिया गया, जबकि चुनाव तो होना चाहिए था रूटीन में? कई बार क्या होता है, राज्य सरकार को ऐसा क्या लगा? राज्य सरकार नहीं जी, ये केंद्र सरकार का मुद्दा लगा मुझे। तो ये मेरा मानना है कि केंद्र सरकार जो मुद्दा खुद इम्प्लीमेंट करना चाहती थी, एक देश एक चुनाव, उसका एक छोटा प्रारूप, 1 स्टेट 1 इलेक्शन लाने का प्रयास है उनका। उस प्रयास में निकाय के जो चुनाव थे पिछले 1.5 साल में, जो चुनाव जहाँ जहाँ होने थे उनको रोक करके, और जो अंतिम चुनाव जयपुर महानगर में होना है उस चुनाव के साथ करवाने की शायद सरकार की मंशा है। इस दौरान क्या हुआ कि इन्होंने एक तो परिसीमन का मैटर बीच में डाल दिया कि परिसीमन का काम चल रहा है, जबकि चुनाव आयोग ने अभी कुछ 2 महीने पहले चुनाव आयोग ने बोला भी चुनाव की तारीख घोषित कीजिए। तो खर्रा साहब ने कहा कि हम चुनाव करने को तैयार हैं, हम चुनाव करवा देंगे। लेकिन अगले ही दिन आया कि हाईकोर्ट में स्टे ले लिया गया सरकार के द्वारा। भाई जिस मुद्दे पे चुनाव नहीं होना चाहिए, वो मुद्दा गौण करते हुए एक चुनाव में एक नई चीज़ आ गई कि किसी सरपंच ने डाल दिया भी हमें प्रशासक से क्यों हटाया गया है, क्योंकि हम शहर के नज़दीक आ रहे हैं और परिसीमन में हम वहाँ आते हैं, हमारा प्रशासक का जो पोस्ट है वो हटाई जा रही है। तो उस पोस्ट को लेकर के उसने वहाँ स्टे ले लिया और उस स्टे को मानते हुए चुनाव भी रोक दिया गया और चुनाव की जो प्रक्रिया है वो भी रोक दी गई। और इधर क्या हुआ कि लगभग 6 या 7 नगर पालिकाएं हैं, वहाँ पर भी स्टे की प्रक्रिया चालू कर दी, भी परिसीमन गलत तरीके से हो रहा है। तो इसमें कुल मिलाकर के सरकार की मंशा ये लग रही है कि चुनाव वह अंतिम जो निकाय का चुनाव होगा उसके साथ सभी चुनाव कराने की इच्छा है, गांव और शहर के एक साथ। बिल्कुल साथ ऐसा लग रहा है जैसे उनकी प्रक्रिया चल रही है, जिस प्रक्रिया के हम अब देख रहे हैं जो हमारे सामने आ रही है उसमें। नहीं, जैसे सुनने में ये भी आता है या अक्सर पढ़ा जाता है कि राज्य सरकार को भी जल्दी चुनाव कराने में उसको लगता है कि स्थितियां उसके साथ नहीं है। क्या ये भी एक घटक सच है? ये तो उल्टा पड़ गया इनके साथ। अगर भारतीय जनता पार्टी की ये मंशा है तो ये अब दिन पे दिन उनके साथ उल्टा हो रहा है। क्योंकि आने वाला जो समय, राजस्थान की एक परिपाटी रही है कि सरकार हर साल बदलती है, एक बार कांग्रेस एक बार भाजपा। जैसे जैसे हम विधायक चुनाव के पास जा रहे हैं वैसे वैसे भाजपा का माहौल खराब होता जा रहा है। और इस माहौल खराब के साथ साथ आने वाले निकाय के चुनाव में जो बोर्ड बनेंगे उसमें भी इसका असर देखने को मिलेगा। यह अपने को मतलब कई सालों से देखते आ रहे हैं। एक भैरव सिंह शेखावत के टाइम ही तब से लेकर ऐसा ही हुआ है कि 2 बार सरकार उन्होंने चलाई, लेकिन उसके बाद आज तक के इतिहास में 5 साल के बाद सरकार रिपीट नहीं हुई है। तो उसका नुकसान भी आने वाले समय में निकाय चुनाव को होने वाला है। वीरेंद्र जी, हम शहर में जो हरियाली है, विशेष करके हम चंडीगढ़ में जाते हैं, आबादी इतनी सी दिखती है, पेड़ पौधे खूब सारे दिखते हैं। इवन कि दिल्ली में पहले एक बड़ा
अब भी है, प्रदूषण को लेकर तो अभी समस्या बड़ी है, लेकिन अब भी उनकी सड़कों पर हरियाली बहुत है। हमारे शहर में भी आज से 15 साल पहले, 20 साल पहले नजर आ रहा तो हर सड़क पे बहुत बड़े बड़े पेड़ थे, और इवन की स्क्वाडिया सर्किल ले लो, वहाँ से लेके आप कोई वार्ड देख लो, पेड़ ही पेड़ थे। लेकिन इस वक्त पेड़ों की कटाई किसी न किसी वजह से हो ही रही है, भले वो विकास के नाम पे हो रही हो। क्या मतलब जो ये पर्यावरण को लेके क्या बड़ा नुकसान नहीं? आप जिस संस्था में काम करते हो, शहर में सौंदर्यीकरण के नाम पे एक पेड़ भी एक साधन है, बड़ा साधन है। सौंदर्यीकरण का बजट भी हमारे नगर परिषद में और यूआईटी में अलग तरीके से आता है और बहुत बड़े मद में आता है। अच्छा, अलग से बजट होता है? अलग से बजट होता है, बहुत बड़े मद में आता है पेड़ों का और सौंदर्यीकरण का। अब तो कई संस्थाएं ऐसी हैं जो रोड्स को गोद ले रही हैं। आपने देखा होगा सुखाड़ा सर्किल से लेकर के और मीरा चौक तक एसएन स्पेशलिस्ट जो हॉस्पिटल है उसके बोर्ड लगे हुए हैं, ये उन्होंने गोद ले लिए रोड। तो यूआईटी का बजट प्लस उनके द्वारा बजट, ये तो डबल हो गया ना। डबल हो गया। तो ये लोग अब क्या प्रयास कर रहे हैं, इनके प्रयास में कितनी ईमानदारी है। रख रखाव भी नहीं है, वो बजट भी देंगी उस पर रख रखाव का सारा काम वो एसएन सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल करेगा। वो करेगा। वहाँ जब किसी पौधे को अगर जल गया है, कोई नया पौधा लगाना है तो वो लगाएगा। तो जहाँ तक आपकी पुराने पौधों की जो बात आई है, ये बिल्कुल मैं लगभग 1999 से देख रहा हूँ। नगर परिषद में स्पेशल एप्लीकेशन लगाते हैं लोग कि मेरे घर के सामने बहुत बड़ा पेड़ है जिससे मेरे घर में आवाजाही में समस्या आ रही है, और ऐसी एप्लीकेशन लगा करके मंजूरी लेकर के पेड़ कटाए गए हैं। इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। भाटिया पेट्रोल पंप से लेके ऊधम सिंह चौक तक बहुत से पेड़ मैंने मेरी आंखों से कटते हुए देखे हैं। बिल्कुल मैं आपकी इस बात से सहमत हूँ। हरियाली के लिए लोग आज भी इतना जागरूक नहीं है। हम लोग खुद, मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने मेरे वार्ड में लगभग 130-35 पौधे लगाए हैं। 130-35 पौधों में लगभग 60 या 65 कामयाब हुए। आप बिलीव नहीं करोगे, उन 60-65 पौधों में कामयाबी का कारण ये रहा कि या तो उस घर के सामने मेरा कोई मित्र था या मेरा कोई बहुत ही अजीज था जिसको मैंने दबाव डाल के कहा कि इसको पानी डालना है तूने, इसमें कोई कमी रह जाए तो दवाई भी तूने ही डालनी है, इसमें अगर कोई और तेरे बस की बात नहीं है तो हमें बतानी है, हम इस पौधे को बचाएंगे। तो वो लगभग 60-65 पौधे मैं बचा पाया। और मैं अब फिर प्रयासरत हूँ, लगा हुआ हूँ, ट्री गार्ड्स वगैरह मांगता रहता हूँ। मैं यूआईटी से ले लेता हूँ, कई बार नगर परिषद से भी अवेलेबल करवा लेते हैं और पौधे भी ले देते हैं। तो मैं आपको कहता हूँ जागरूकता। अब आपको एक उदाहरण देता हूँ मैं आपको। वार्ड संख्या 7 है वो, शायद सुभाष जी खटीक, एक बहुत ही अच्छा बढ़िया काम कर रहे हैं वो। उन्होंने अपने वार्ड में एक डिस्पेंसरी का निर्माण करवाया था, सरकार में रहते हुए सरकार के खिलाफ धरना देके। अरे वाह, बहुत बढ़िया व्यक्तित्व है वो। और उसने पौधे लगाने के लिए सबसे पहले मनिंदर सिंह मान से पौधे, वो ट्री गार्ड लिए थे, मुझे आज तक याद है। 100 ट्री गार्ड मनिंदर सिंह मान ने दिए थे उसके वार्ड के लिए। और वो 100 पौधे आज आप जाके आओ, उसकी छोटी गलियां जरूर हैं लेकिन हर आदमी ने उस पौधे को संभाला और आज भी वो पौधे कामयाब हैं सारे के सारे। बहुत बढ़िया काम कर रहा है। ऐसे ही बहुत से जागरूक पार्षद हमारे साथ हैं। हमारा एक ग्रुप है, हम लोग कहीं भी कहीं पौधा लगा होता है। मैंने 2-3 चीज़ें रखी हुई हैं अपने हाथ। अगर पौधा ज़्यादा बढ़ रहा है, घट रहा है, तो हम वहाँ जाकर उसकी कटाई छिटाई कर देते हैं जो हमारे लेवल का होता है। तो जो हमारे लेवल का नहीं होता तो हमारे गार्डनर अधिकारी हैं, उनको बोल देते हैं यार फलां जगह पे है ना वो पौधा खराब हो रहा है, उस पौधे के लिए कोई आदमी भेजो, कोई ठेकेदार को कहो कि वो पौधा सही करके आए। बहुत सी जगह हमें सहयोग मिल भी जाता है, कई बार सहयोग नहीं मिल पाता तो वो पौधा खराब हो जाता है। इस बात का हमें बड़ा दुख होता है। पौधा जो उसमें मतलब जान होती है, जब वो निर्जीव हो जाता है तो उसके लिए बड़ा दुख भी होता है। विजेंद्र जी, एक अलग सी चीज़ है, मैं पहले भी पत्रकारिता करते जब उसमें खूब मैंने मुद्दे उठाए थे ये जी। शहर के जितने नाले हैं उनकी सफाई के लिए अंदर व्यक्ति उतरते हैं जी। और मुझे कहने में कोई वो नहीं है, संकोच नहीं है कि वहाँ दलितों को ही उतारा जाता है। बिल्कुल। आज जब हम 21वीं सदी में जा रहे हैं, आप विकास के नाम पे हम इतना हल्ला मचाते हैं, भले वो मोदी जी सारा दिन विकास कर रहे हो, भले कोई और कर रहे हो, सब लोग हल्ला मचाते हैं, लेकिन इतनी अच्छी मशीनरी आ गई, इतने अच्छे सेंटर आ गए, इतनी अच्छी चीज़ें आ गई, नालियाँ साफ करने वाली मशीनें आ गई, आज भी गले गले तक वो लोग नाली में उतरे होते हैं, इतनी गंदगी होती है। तो उस वर्ग को छुटकारा कैसे दिलाएगा? मतलब आपकी नज़र में, आप एक पार्षद हो, नज़दीक से रहते हो, क्या इसके लिए कभी नगर परिषद ने, यहाँ के एमएलएज ने या यहाँ के बाकी लोगों का प्रयास किया
कि उनको कम से कम इस काम से तो भाई हमारी गंदगी है, हम गंदगी करते हैं, वो जब भर जाते हैं नाले तो वो लोग पूरा बॉडी तक इतने होते हैं अंदर उतर के और उसको साफ करते हैं। तो इसके लिए कोई योजना आपके दिमाग में, नगर परिषद के दिमाग में ऐसी कोई हो? ये दिन पर दिन थोड़ी बहुत इसमें योजनाओं में ऐसी संसाधन आए हैं जिससे मैनुअल काम कम हुआ है। मैं 1999 की बात करूं तो आपकी बात से सहमत हूं, वास्तव में उस वक्त हालत बहुत ज़्यादा खराब थे। लेकिन आज 2025 में बहुत से सभापति आए, संसाधन भी लिए उन्होंने। अब इस वक्त हमारे नगर परिषद में शकिंग मशीन है, ज़्यादा से ज़्यादा पानी उससे शक करके निकाल दिया जाता है और मैनुअल काम जब बात हद से पार हो जाती है तभी करवाया जाता है। अशोक जी ने तो एक यहाँ पर भटिंडा से किसी फर्म से बात की थी, रोबोट तक के लिए बातचीत चली थी, रोबोट से सफाई करवाई जाए। मैं यही कह रहा हूँ, इस तरह की मशीन है कोई। ये बात अशोक जी के मन की बात आपको बता रहा हूँ कि अशोक जी ने एक बार हम बैठे थे कि यार ये बात वास्तव में अपने को खलती है कि हमारे जैसा ही आदमी है वह और गंदगी के अंदर उतर रहा है, तो दिल बड़ा दुखता है। तो उन्होंने अपनी मन की बात हमारे सामने रखी और उन्होंने कहा यार ऐसा अपने एक प्रोजेक्ट है, अगर कर लें तो। मैंने कहा जी मीटिंग रखो, मीटिंग में अपने इस बात को पास करते हैं और रोबोट से करवाओ सफाई। बहुत बढ़िया बात है। हमारे साथी हैं ये भी, जो सफाई कर्मचारी हैं हमारे साथी हैं, हमारे साथ बैठते हैं, खाते हैं, पीते हैं, हमारे साथ रहते हैं। तो इनको जो असुविधा महसूस होती है उसमें इनका सहयोग करना हमारा फर्ज बनता है। अब भविष्य की योजनाएं अब क्या है, आज 9 महीने हो गए नगर परिषद का कार्यकाल खत्म हुए। भविष्य की योजनाएं तो भविष्य के गर्भ में है और चुनाव के बाद की बात है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप युवा हो, प्रोग्रेसिव हो और इन चीज़ों पर भी आपका ध्यान जाता है, समय समय पे देखते हैं तब, क्योंकि जब हम कह रहे हैं हम सभ्य हो गए, इसके साथ साथ हम कहते हैं कि सब बराबर हैं, लेकिन जब ये मैला ढोने की प्रथा से बहुत मुश्किल से निजात मिली हज़ारों सालों से, अप्रत्यक्ष रूप से मेला ढोना ही कह देंगे इसको, जो स्थिति आपने बताई है। हाँ, अप्रत्यक्ष से मैं ये भी यही कह रहा हूँ कि मेला ढो, सिर पे अलग बात थी, लेकिन वो भी मेला ढोने उस मोहल्ले सिर वाला तो चलो कम से कम छूता तो नहीं था, वो तो पूरी बॉडी उतर जाती है। बिल्कुल। नगर परिषद के जो हमारे यूनियन के अध्यक्ष हैं उनसे भी हमारी चर्चा होती है, उनको भी हम बोलते हैं भी आप समय समय पर सभापति महोदय को, विधायक महोदय को आप इन बातों से अवगत कराओ भी ऐसे संसाधन हैं, दुनिया में है तो भारत में होने से क्या दिक्कत है, और राजस्थान में श्रीगंगानगर में आने में क्या दिक्कत है। और अब तो इसकी आवाज़ में एक ये संयोग है कि गंगानगर सीट रिजर्व सीट है और इंदौरा जी दलित वर्ग से आते हैं, एमपी हैं, तो उनकी आवाज़ तो ऊपर तक सुनी जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, वो चाहे तो बहुत कुछ कर सकते हैं विषय। और मैंने ये इंदौरा जी से करीबन 2014 में मैंने ये सवाल अलग से उठा के विशेषांक निकाला था, मैंने सिर्फ मैला ढोने के, तब उन्होंने कहा कि हम करेंगे, लेकिन अब तो वो पावर में है। अब ये बात तो इंदौरा जी से पूछे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगी, लेकिन मैं ये कह दूं कि इंदौरा जी वैसे तो विजनरी आदमी है, उनकी पूरा पारिवारिक पृष्ठभूमि जो है राजनीतिक रूप से है और पारिवारिक पृष्ठभूमि उस क्षेत्र में रही है जहां लोगों ने मेला ढोया है। बिल्कुल। तो ये उनका दुख ज्यादा जानते हैं। बिल्कुल 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 ज्यादा। ये अगर ये बात सदन में उठाते हैं तो मैं कहता हूँ कि श्रीगंगानगर के लिए बहुत ही गौरव की बात है। विजेंद्र जी, एक बड़ा मुद्दा है शहर के लिए, और भले शहर हो, आसपास का एरिया हो, गांव हो, यूथ 18-18, 20-20 साल के नशे के टीके लगा के, खुद ही अपने लगा के और दुनिया छोड़ रहे हैं, जिसमें ये तय बात है कि जैसे मोदी जी कहते हैं कि जी घुसपैठी आ गई, ये हो गया, तो जब सत्ता आप ये मानो कि ध्यान नहीं देती बात पे तभी घुसपैठी आते हैं, भले वो बोल के कुछ भी कहे। वैसे जब एरिया में, हमारे एरिया में, भले वो गंगानगर के आसपास के गाँव हो, वहाँ भी जब नशा आता है कहीं से, तो उसमें भी पावर वाले लोग साथ नहीं हो तो किसी की हिम्मत नहीं कि नशा शहर में आ जाए। बिल्कुल सही बात है, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। ये प्रश्न, इस चीज़ से निजात कैसे मिल सकती है इस शहर को, क्योंकि वो वर्ग जो बहुत ही उनके आप ये कहो कि वर्किंग ओवर्स है, वो तो बर्बाद होते ही होते हैं, जिंदगियां भी बर्बाद हो रही है। इस प्रश्न में वैसे तो मैं इन्वॉल्व हो सकता हूँ, विचार रख सकता हूँ। हाँ बता, वही कह रहा हूँ, ये अपना एक विचार मैं आपको दे रहा हूँ कि इस वक्त शहर में अगर हम पीछे चले जाएं 10 साल, तो तब से लेके आज तक जो खेल है उससे तो युवा दूर हुआ है और नशे की तरफ भागा है। हमारी पूरे हिंदुस्तान में ही एक सिस्टम बहुत गलत चल रहा है, शिक्षा स्किल बेस्ड नहीं है। जब तक शिक्षा स्किल बेस्ड नहीं होगी तब तक हमारे हिंदुस्तान के युवाओं के साथ ये खेल होता रहेगा। और एक बात आप अपने घर पे ले लें कि कई बार क्या होता है कि हम कंपैरिजन कर देते हैं
बच्चे का कि यार फलां का बेटा तो आ गया फर्स्ट और तेरे तो यार नंबर ही 40% आए हैं। ये दुविधा सबसे बड़ी दुविधा है। इस दुविधा के पीछे जो आदमी विजन लेकर के चला था, आज वो जेल के अंदर है, अभी 2 दिन पहले गिरफ्तारी हुई है। वह आदमी भी सोनम वांगचुक, उस आदमी ने भी हमारे हिंदुस्तान में एक अलग जगाई थी कि वो बच्चा फेल नहीं है, फेलियर नहीं है वो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उसको फेलियर घोषित किया गया समाज द्वारा, और वो भी एक किताब में लिखित शब्दों को कम लिखने में या अलग लिखने में या गलत लिखने के अंदाज में ही उसको फेलियर घोषित किया गया है। उसके दिमाग में क्या चल रहा था, वह क्या करना चाहता है, ये उससे पूछा ही नहीं गया। तो ये बहुत बड़ी विडंबना है हमारे देश में कि हमारी शिक्षा अभी भी प्रैक्टिकल नहीं है। हम उसमें पिछड़ रहे हैं। और जहाँ तक बात नशे की है, आज कंपैरिजन जब होता है तो यूथ भी कंपैरिजन करता है। यूथ जब कंपैरिजन करता है तो उसको शॉर्टकट नजर आता है, छोटा रास्ता नजर आता है। उस छोटे रास्ते को चुनते हुए वह गलत काम में बहुत जल्दी इन्वॉल्व हो जाता है, क्योंकि वहाँ उसको लालच नजर आता है। तो लालच हमेशा आदमी को गर्त में लेके आगे बढ़ने का शॉर्टकट। जैसे कि आपने हमारे क्षेत्र में सट्टे का बड़ा प्रकोप है। बिल्कुल। 1 रुपए के 100 रुपए बनाना, क्रिकेट का सट्टा लगा करके करोड़ों कमाना, और उन लोगों को अपना आइडियल पर्सन बना लेना जिन चंद लोगों ने क्रिकेट में पैसा कमाया है। उनको आइडियल बना लेते हैं कि यार उसने कमाया है, हम भी ऐसा कर लेंगे। वह आदमी इतना नहीं सोचता कि तेरे पीछे तेरा परिवार है और परिवार कौन चला रहा है और वह किस परिस्थिति में चला रहा है। और यही जो चीज़ नशा है, नशा ही आपको गैंगस्टर वाली लाइन में डालता है। हम जब कंपैरिजन करते हैं किसी चीज़ का, तो हम फिर ये भी कहते हैं कि उसके पास यार आज थार है, वो थार आई कैसे, उसके पीछे उसका क्या सिस्टम था। उस सिस्टम को फॉलो करने के लिए यूथ बहुत जल्दी भ्रमित हो जाता है और उस गर्त में चला जाता है। नशा सबसे बड़ी हमारी बीमारी है हमारे देश की, हमारे शहर की। और मैं तो उस क्षेत्र से जुड़ा हुआ हूँ। मेरे क्षेत्र के बिल्कुल नज़दीक नशे का बहुत बड़ा प्रकोप है। अशोकनगर बी में ओवरब्रिज के पास, आपको ध्यान ही होगा, मैंने मेरे हाथों से शहर में ऐसे बच्चे इंजेक्शन लगा करके, इंजेक्शन अंदर ही है, सिरेंज अंदर ही है, उनको मरते हुए डेथ हो गई। मेरे वार्ड में भी ऐसे डेथ हुई है। और एक बच्चे हैं, उनकी मावें और जो उनका परिवार आता है बिलखता है, तो देखा नहीं जाता। वास्तव में इस पे विचार होना चाहिए, और इस पे विचार के लिए सबसे बड़ा जो सहयोग है वह पुलिस प्रशासन का उन पर अंकुश लगाना होना चाहिए, और पुलिस प्रशासन का हमारे द्वारा सहयोग करना भी होना चाहिए। हम समय समय पर उन्हें इन बातों से अवगत कराएं कि आज हमारे क्षेत्र में ये चीज़ है, और उनमें सहयोग करेंगे तो हो सकता है प्रशासन और जनता के सहयोग से हम इस चीज़ से निजात पा जाएं। एक सवाल और है, इससे पहले कि अपना ये पूरा हो बातचीत, हालांकि आपकी लाइन नहीं है, लेकिन आप खुद वेल एजुकेट हैं और एक विज़न रखते हैं एजुकेशन के प्रति। मैंने जब से भाजपा सरकार आई है अभी, स्कूलों की हालत आप देख ही रहे हैं जी। पूरे स्कूलों की गिर गई, छतें गिर गई, और उसके बाद में कोई ध्यान नहीं है वहाँ पे जी। इसके साथ साथ हर तीसरे दिन एक शिक्षा मंत्री की तरफ से एक आदेश आता है, अगले दिन वही आदेश अपना वो रिवर्ट कर लेते हैं जी। तो आप जिस तरह के व्यक्ति हैं, जिस तरह की सोच आपकी है, राजस्थान के विशेष करके सरकारी स्कूलों में जो इस वक्त एजुकेशन की हालत है, भले वो एक टीचर है, उनको दुनिया भर के काम से भर दिया जाता है, पढ़ाना तो उसके लिए पॉसिबल ही नहीं है जी। आपको क्या लगता है कि यहाँ ये सरकारें इस तरह की चीज़ें जानबूझ के कर रही है, या उनको लगता है कि कोई शिक्षित हो ही नहीं जाए, विशेष करके वो वर्ग, क्योंकि गवर्नमेंट स्कूलों में वो बच्चे हैं जो गरीब परिवारों के बच्चे हैं, जो वंचित है, जो दलित है, जो दमित है, हाशिए का समाज जिसको हम कहते हैं, वो लोग हैं अधिकतर वो। तो सरकारें इतना इस तरह के आदेश, अंधे आदेश दे देना, फिर हटा देना, इवन कि मैं एक चीज़ और कहूँ कि मैं जैसे मोबाइल है मान लो, जी जी, मैं शिक्षा वाले साथियों के साथ रहता हूँ, कि बार स्कूलों में जाना होता है, उनसे तुरंत मांगा जाता है ये वाला आदेश और अभी तुरंत जवाब दो, तो मोबाइल पे देगा, क्योंकि 8वीं तक के स्कूल में तो कंप्यूटर ही नहीं है। जी।
अभी मैंने पिछले दिनों तक शिक्षा मंत्री किसी स्कूल में गए, एक मैम क्या यहाँ लेके जेम में डाल लिया और उनको एपीओ कर दिया, ये कर दिया। तो जब आप काम ही सारा उनसे करवा रहे हो और फिर आप मोबाइल स्कूल में ले जा भी क्यों रहे हो, ये दोनों चीज़ें तो बहुत ही कंट्राडिक्टरी है। बिल्कुल, मैं आपकी इन बात से सहमत हूँ। हुआ हमारे साथ ऐसा है कि वही बात है कि शिक्षा मंत्री को खुद ही पता नहीं क्या करना है। जिस आदमी को मकान बनाना आता नहीं है और उस आदमी को हम सौंप दें कि ये तो मकान बना दे, मकान तैयार कर दे, छोटी सी बात है। शिक्षा मंत्री महोदय ऐसे ऐसे ऑर्डर जिन्हें कह सकते हैं आदेश दे देते हैं और उसी आदेश को उनकी मजबूरी हो जाता है वापस लेना, क्योंकि वह आदेश हमारी जो पृष्ठभूमि है उस पर उतरते ही फेल हो जाता है। ग्राउंड लेवल पे काम ही नहीं करने वाला। तो हमारी जो सरकारें हैं, मैं कहूँगा जी पिछले 10 साल से 11 साल से भाजपा की सरकार है, शिक्षा के क्षेत्र में मेरा जब तक मानना है इनका कोई विजन ही नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं है। विजनरी आदमी को इन्होंने कभी भी कोई अच्छी पोस्ट पे रखा ही नहीं है। विजनरी आदमी का कभी सहयोग लिया ही नहीं है। जब तक किसी के पास विजन ही नहीं है और जिसका एक ही उद्देश्य है कि मेरा नाम होना चाहिए, मेरे नारे लगने चाहिए, मेरी व्यवस्था मेरे हिसाब से चलनी चाहिए, तो वो शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को कभी भी काम नहीं देगा। कारण शिक्षा आपको यह सिखाती है कि आप अपना विवेक रखते हुए उस आदमी का चुनाव करो, उस आदमी के साथ रहो या उस आदमी के विजन की सराहना करो जो आदमी सही काम कर रहा है। तो जैसे ही शिक्षा में आ जाओगे तो आप उनकी आलोचना करोगे, आलोचना उनको पसंद नहीं है। सबसे बड़ी बात तो यही है। अब मैं किसी पार्टी विशेष से संबंधित नहीं, लेकिन दिल्ली की जो शिक्षा व्यवस्था है उसको सुधार करने वाला जो व्यक्ति था, उस व्यक्ति को इन्होंने जेल कर दी। जेल करने के बाद भी उसी शिक्षा की परिपाटी पे आज अपनी सरकार चला रहे हैं। तो आप नया लाओ ना कुछ। अगर वो गलत थे तो आप कुछ नया करो। अगर आपके दिमाग में कोई नई चीज़ आ रही है, आज मैं मेरे वार्ड पे ले लेता हूँ बात। मैंने पिछले काम देखे, कईयों के काम हुए ही नहीं, हाथ जोड़ करके लोग वोट लेंगे, काम किया ही नहीं उन्होंने, सिर्फ हाथ जोड़े या लोगों को काम के बीच में उलझा करके उनसे पैसे कमाए। मैं कहता हूँ कि मैंने हाउसिंग बोर्ड का एक ऐसा काम था जो गंगानगर में हो सकता था, वो काम मैं ले आया। मैं गया अरोड़ा जी के पास और मैंने वहाँ जा करके ऑर्डर रखा कि ये आदेश आपका दिया हुआ, इस आदेश में ये अगर डाल दो आप तो हमारे लिए बहुत सुविधा हो जाएगी। और उन्होंने तत्काल मेरा बात मानते हुए उस ऑर्डर को भेजा और वो नामांतरण की प्रक्रिया अब हमारे नगर परिषद में हो रही है। तो ये प्रक्रियाएं करवाने के लिए आप जागरूक हो और आपको अगर सही सीढ़ी मिल जाए। अब अरोड़ा जी थे, उनका विजन था कि यार ये काम हो ही जाना चाहिए। जो कॉलोनी 34 साल 35 साल से बस गई, उसके पट्टे नहीं बने अब तक, और उसकी प्रक्रिया आज भी हनुमानगढ़ में होती है। विडम्बना देखो भाई, हमारा जिला है और हम हनुमानगढ़ जाकर के काम करवा रहे हैं। मैंने तो आपसे स्टेट की बात की थी और आप सेंटर तक ले गए। सेंटर में और स्टेट में हाल ये हुआ पड़ा है कि विशेष करके इन 10-12 सालों में जब से मोदी जी आए हैं, कहीं बाबा साहब है अम्बेडकर जी, उनके विस्तार से कोई चीज़ है उसको या तो हटा दो या शॉर्ट कर दो। बिल्कुल। फूले हैं, उनको सावित्रीबाई फूले हो चाहे दोनों पति पत्नी वो रहे हैं, उनके जो विजन है उनको चैप्टर हटवा दिए उनके, बिल्कुल है ना। अकबर पे धावा है, उस पे धावा, उन चीज़ों को कर दो आप। उसको महान नहीं बता, महान है उसको हटा दो, जो नहीं महान है उसके आगे लगा दो। तो आने वाले बच्चों भी तो उसका बुरा असर पड़ता है ना। जो ये जो लोग थे, आज अम्बेडकर ने जो देश को दिया, जिसकी वजह से देश चल रहा है, वो बच्चों से होना नहीं। आज भगत सिंह की जयंती है, संयोग है ये। आज भगत सिंह के विचार अगर लागू करने पड़ जाए इनको तो पॉसिबल ही नहीं ना, उनको तो कम करके दिखाएंगे। वो गले में बाबा साहब हुए, गांधी हुए, भगत सिंह है, तो इनके गले में बंधे हुए मजबूरी में ढोल बजाते हैं। जरूरी हो इनकी मजबूरी, यही मैं कहना चाह रहा हूँ। इनकी मजबूरी है। हमारे जो देशभक्त हुए हैं उनकी फोटो पे माला पहनाना और उनकी जयंती मनाना, ये इनकी लोगों की मजबूरी बन गई है। उनके विचारों पे चलना इनका काम नहीं है, जबकि हमारा उद्देश्य ये है होना चाहिए कि हम उनके विचारों पे चले और हमारी जो पीढ़ी, आने वाली पीढ़ी है, उनको भी इसके बारे में बताएं। हमें नहीं पता कि अकबर ने क्या किया था, क्या न किया था। क्यों नहीं पता भाई? पता होना चाहिए। अगर अकबर ने अच्छा किया था वो भी पता होना चाहिए, और अकबर ने गलत किया था वो भी पता होना चाहिए। उन दोनों की समीक्षा करके ही तो हम लोग ये चुनेंगे कि भाई यार हमारे देश के साथ क्या हुआ था, या उस आदमी ने अच्छा किया था या बुरा किया था, क्या किया था। आप उसका चैप्टर हटा करके तो आप उस चीज से भाग रहे हो, कोई चीज छुपा रहे हो, इतिहास से पीढ़ी को तोड़ रहे हो। हाँ, छुपा रहे हो कुछ ना कुछ, या अपनी चीज को उसमें ऐड करके, उसमें कुछ जोड़ करके आप उनको ये कह रहे हो कि आप यही मानो। यही मानो। ऐसा संभव नहीं है।
इसके लिए आपको पता है कि अब पिछले 3-4 दिनों में कितना बड़ा बवाल हुआ है पूरे हिंदुस्तान में। बवाल हुआ है। उस बवाल में यूथ ने सबसे बड़ी भूमिका निभाई है। बिल्कुल वाकजुंग के साथ है वो। तो जब हमारे हिंदुस्तान में या विश्व में कोई क्रांति हुई है तो क्रांति शिक्षा में तोड़ मरोड़ पेश करने वाले लोगों के खिलाफ ही हुई है। और अब हिंदुस्तान में भी लग रहा है कि हमें बदलाव चाहिए। विजेंद्र जी, लास्ट सवाल आपसे कि हमने शहर से बात शुरू की थी, फिर उधर चले गए, वापस शहर पे आते हैं कि आपको इस शहर की भलाई के लिए एक पार्षद की नज़र से, और क्या आपको क्या लगता है कि हमारी वार्ता में कोई चीज़ छूट गई हो, आपको लगता नहीं ये मुझे कहनी ज़रूरी है, इससे शहर का भला होगा, वार्डों का भला होगा, बस्तियों का भला होगा, और आपके अपने वार्ड के लिए जो संदेश अन्य पार्षद साथियों को भी कि शहर के लिए अच्छा हो, बजाय कि दलगत राजनीति से ऊपर उठ के जो अपनी बात कहना चाहिए? सबसे पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे जो पार्षद साथी हैं वे दिमाग में ये बात ना रखें कि हमारा कार्यकाल पूरा हो गया है। कार्यकाल जनप्रतिनिधि का कभी पूरा नहीं होता। जब तक आप राजनीति में हो, आपका काम है सेवा करना। आपके पास कोई आदमी आ रहा है, आप उसकी सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहें और उसे ये एहसास ना कराएं कि अब मैं पार्षद नहीं हूँ। आप सदैव पार्षद हो। आप अपनी सेवा पूरे शहर को दे रहे हो, तो आप अपना ग्रुप, आप अपना जो समूह है वो समूह बनाते हुए किसी भी अधिकारी के पास अगर अपनी समस्या लेके जाओगे तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि मैं व्यक्ति विशेष ने मेरी समस्याएं अब 9 महीने से कर ही रहा हूँ, तो क्यों ना एक समूह बना करके हम सभी लोग उसी तरीके से काम करें एक समूह के रूप में कि फलां वार्ड की समस्या है तो मैं ना जाऊँ, नहीं, फलां वार्ड की समस्या है, वह मेरा मित्र है, पार्षद साथी रहा है मेरा, तो अगर वह आपको बुला रहा है तो आप एक संगठित होकर के उस अधिकारी के पास जाओ और उस समस्या से निजात दिलाने के लिए लोगों के बारे में बताओ कि ये समस्या हमारी नहीं है, हमारी कोई खुद की निजी नहीं है, ये शहर की समस्या है, इसमें हमारा सहयोग करो। तो जनप्रतिनिधि का सहयोग करने के लिए अधिकारी भी हमारे शहर के अधिकारी लगभग हमारे शहर से जुड़े हुए हैं। बहुत से अधिकारी ऐसे हैं जो हमारे शहर में अपना मकान बना चुके हैं, बहुत से अधिकारी ऐसे हैं जो आस पड़ोस के शहरों से हैं लेकिन हमारे शहर में ही रह रहे हैं, तो उनको हमारी समस्याओं से अवगत करा करके अगर हम बताएंगे तो निश्चित रूप से वे हमारा सहयोग करेंगे। तो साथियों, ये थे हमारे पास साथ विजेंद्र स्वामी जी, शहर के वार्ड नंबर 52 से आप पार्षद रहे हैं अभी, और एक अच्छा व्यक्तित्व, अच्छे समाज सेवक, क्रांतिकारी मित्र हैं, और समाज की प्रगति के लिए जो जो व्यक्ति के पास सोच होनी चाहिए वह इनके पास हैं। इस तरह के युवा जब राजनीति में रहते हैं तो जाहिर सी बात है कि राजनीति का भला होता है, उस एरिया का भला होता है जिस मिशन के लिए उनको चुना जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, आपने इस कार्यक्रम को बहुत मन से सुना, शुक्रिया।